नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल श्री नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे और इसमें विशेषता इस बात की थी कि लोकसभा में जब वो जवाब दे रहे थे तो राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाले ये मोदी जी जो है उसके भाषण का जवाब दे रहे थे, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में जिसने नकारा है। भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले एपिसोड में यह बताया भी था और अपनी जो हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग से विनम्र विनती की थी कि जब इसने इस देश को एक भारत राष्ट्र के रूप में ही नकार दिया है, तो इस गद्दार राहुल गांधी की नागरिक की पात्रता, इस देश की नागरिक की पात्रता और लोकसभा सदस्य की पात्रता दोनों इसने खो दी है। तो इन संवैधानिक संस्थाओं से भारतीय जनता दल ने विनती की थी कि इसके दोनों सदस्यताओं को यानी भारत के माने इसकी यानी भारत के नागरिकता की भी सदस्यता और लोकसभा की सदस्यता दोनों को समाप्त करने के लिए ये संवैधानिक संस्थाएं आवश्यक निर्देश आदेश पारित करके कदम उठा करके इसकी दोनों सदस्यताएं समाप्त करके देश के बाहर इसको बहिष्कृत किया जाए। ये निवेदन भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड के माध्यम से जो इन संवैधानिक संस्थाओं को, इन संवैधानिक हस्तियों को किया था और ये उसकी पात्रता भी रखता है कि उसकी नागरिकता भी और उसकी लोकसभा सदस्यता भी दोनों को रद्द करके देश के बाहर किया जाए, क्योंकि
ऐसा ये अपने भारत धरती पर हमारे देश की जो पावन धरती है, भारतवर्ष की पावन धरती है, उस पर इस अभिशाप का मैंने इसका एक क्षण भी रहना जो है, अपने भारतवर्ष की पावन धरती पर रहना बहुत बड़ा अभिशाप है। तो उसको तुरंत जो है वो देश के बाहर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी जो है, जो राष्ट्रवाद का दंभ भरते हैं, इनकी बीजेपी भी राष्ट्रवाद का दंभ भरती है। और जो राष्ट्र को नकारता है, प्रधानमंत्री रहते हुए भी उसको देश से बहिष्कृत करने के बजाय उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से देखे कि ये कितने खतरनाक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए ये देश विरोधी जो है गतिविधियों को यही जन्म दे रहे हैं श्री मोदी जी। यही नहीं, मोदी जी और इनके बीजेपी के नेता अक्सर ये दम भरते हुए दिखाई पड़ते हैं, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, यानी सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले भारत, ये हमेशा दम भरते रहते हैं। और जो इस राष्ट्र की अस्तित्व को ही नकार रहा है, जिसकी पात्रता जो है इस देश के नागरिक होने की और लोकसभा सदस्य रहने की, दोनों पात्रता इसकी समाप्त हो गई है। तो दोनों को समाप्त करके जिस गद्दार राहुल गांधी को देश के बाहर बहिष्कृत कर देना चाहिए, जो कि इसका अपने देश में रहना एक पल भी जो है बहुत बड़े अभिशाप का द्योतक है, उसको ये फिर उस गद्दार को जो कि हमारे देश के अस्तित्व को नकार रहा है, फिर उसकी रक्षा कर रहे हैं, फिर उसको पाल रहे हैं। तो मोदी जी जैसे लोग जो कि हमारे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं, वो कितने खतरनाक देश विरोधी हरकत में लिप्त हैं, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय अवाम गौर से इनको देखें और बीजेपी वालों को भी देखें। और इनका नाटक, इनका दम्भ आगे देखिए क्या कहते हैं। पता नहीं, उसने कह दिया कि एक तो वो झूठ बोली कि कांग्रेस ना होती तो आज़ादी नहीं मिलती, और कांग्रेस नहीं होती तो लोकतंत्र नहीं होता। मोदी जी, पता नहीं आपको ज्ञान है या नहीं है, ये जो कांग्रेस है, इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। और अपने सिवा सालारों से पूछ लीजिए, ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी, और उसकी चमचा थी। और ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो कि ये जिसको आप कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। और आपने भी किसी भाषण में जो है वो ये कबूल कर लिया है कि इस कांग्रेस को अपना नाम बदल देना चाहिए। तो बल्कि आप स्वयं उसको सुझाव दे दीजिए कि वो अपना नाम बदल करके यही नाम रखे, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, यही नाम रख ले। उसको एक सुझाव और दे दीजिए। तो जो कि ये कांग्रेस नहीं बल्कि ये काकस है, बल्कि ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है। तो ये अच्छा, और ये कब से है? सन 47 के बाद, उसके पहले वो कांग्रेस रही होगी। तो ये कांग्रेस जो है, इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। शुद्ध रूप से यह अंग्रेजी सरकार की
मुखबिर और दलाल और चमचा थे। विस्तार से बताना होगा, आप बुलाइए, हम आपका जितने सिवा सालार हैं उनसे सवाल पूछ करके उनका ज्ञान हम बढ़ा देंगे। यानी मतलब जो भ्रम पाल रहे हैं और जो भ्रम वो फैलाए हुए हैं और झूठ और अफवाह का शिकार बनाकर के जीएनपीसी ने पूरे देश में फैला हुआ है कि उसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज भी वो कहती फिरती है। इसके प्रवक्ता जो है जब भी टीवी चैनलों के डिस्कशन में, परिचर्चा में आते हैं तो बराबर दहाड़ के बोलते हैं, बीजेपी वालों को बोलते हैं कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो तुम कहाँ थे, तो आप कहाँ थे। बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं को यह नैतिक साहस नहीं होता ये कहने का कि तुमने कहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तुम तो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर, दलाल और चमचा थे। और जो मोहनदास करमचंद गांधी था ना, उसी चमचागिरी के ही कारण जो है उसको, इसलिए कि अंग्रेजी सरकार अपने चमचों को जो है कुछ उपाधियां दिया करते थे अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार, राय बहादुर, नाइटहुड, इस प्रकार से। और तो ये मोहनदास करमचंद गांधी उसको अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। हालांकि ये जो कांग्रेसी जो चमचे हैं वो इस तरह से उसको बचाते हैं, उसका बचाव करते हैं कि गांधी जी ने उसको नहीं ली। अब ली कि नहीं ली, लेकिन अंग्रेजों ने जो मोहनदास करमचंद गांधी की चमचागिरी के ही कारण मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजी सरकार ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो इसी से साबित होता है कि जिसको सबसे बड़ा मानते हैं और अपने देश पर जो राष्ट्रपिता क्या क्या के रूप में थोपे हुए हैं, वो अंग्रेजी सरकार का खुद ही एक चमचा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका खुलासा किया था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी डबल डीलर था, यानी अंग्रेजों से भी डील करता था और हमारी भारतीय आवाम से भी को धोखे में रखा था कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये डबल डीलर था और डबल डीलर वाले बड़े खतरनाक होते हैं। तो और वैसे भी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के जो चाटुकार इतिहासकारों का जो गैंग है, जो गिरोह है, जो कि इन दोनों गद्दारों की, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों गद्दारों की झूठी महिमा मंडन और बाकी जिन लोगों ने त्याग बलिदान किया, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए जान दी, उसको पृष्ठभूमि में रखा। तो ऐसे इतिहासकार भी जो है इसे कांग्रेस की इस चरित्र को, आज़ादी की लड़ाई के संबंध में इसके चरित्र को छुपा नहीं पाए। उसको उन्होंने कबूला है, लेकिन थोड़ा सा मुलम्मेदार अल्फाजों में, मुलम्मेदार माने विद डिग्री ऑफ सॉफिस्ट्री। तो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकारों का जो गैंग है, जो गिरोह है, जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सारी गद्दारियों को, देश विरोधी हरकतों को छिपा करके झूठी महिमा मंडन का एक पुलिंदा बनाया हुआ है। तो लेकिन वो भी जो आज़ादी की जंग के संबंध में जो इसका चरित्र है कांग्रेस का, मुखबिरी, दलाली और चमचागिरी का, उसको छुपा नहीं पाए। वो भी कबूल करते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुलम्मेदार शब्दों में। तो मुलम्मेदार शब्दों में क्या है वो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एक तोहमत माने एलिगेशन, माने एक आरोप लगता था कि यह अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। तो सेफ्टी वाल्व मतलब उस जमाने में सिर्फ वो माने
जो जो भाप के इंजन रेलवे के जो हुआ करते थे उसके बॉयलर में सेफ्टी वाल्व हुआ करता था। आजकल तो जो माँ बहनें हैं जो उनका प्रेशर कुकर है उसमें भी सेफ्टी वाल्व आपको वहाँ भी उसमें भी सेफ्टी वाल्व होता है। तो सेफ्टी वाल्व चाहे प्रेशर कुकर में हो, चाहे वहाँ रेलवे इंजन के रेलवे की जो स्टीम इंजन के बॉयलरों में जो सेफ्टी वाल्व हो, सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है? काम यही होता है कि जब प्रेशर इतना एक्सेसिव हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो कंटेनर या बर्तन जिसमें भाप है, जिसमें स्टीम है, वो इतना ज़्यादा उसका प्रेशर हो जाए कि वो बर्तन को ही फोड़ देने का या फाड़ देने का के बराबर इतना प्रेशर हो जाए। तो सेफ्टी वाल्व क्या करता है कि थोड़ा सा प्रेशर वो निकाल देता है, थोड़ी सी स्टीम निकाल देता है। प्रेशर निकाल करके वो बॉयलर हो चाहे प्रेशर कुकर हो, उसको महफूज कर देता है, सुरक्षित कर देता है। यही काम किया है। तो ऐसा काम जो है जो दलाल, मुखबिर और चमचाई करते हैं। तो खैर अब इस पर विस्तार से यदि कोई मौका आएगा फिर से तो और विस्तार से इसको बताया जाएगा। तो शुद्ध रूप से ये कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई दिखावे के लिए कुछ भी कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन शुद्ध रूप से ये आज़ादी के नाम पर और आज़ादी का मुखौटा पहने हुए, आजकल तो मुखौटेबाजी बहुत होती है, तो आज़ादी की लड़ाई का आज़ादी की जंग का मुखौटा पहन करके ये अंग्रेजों की दलाली करते रहे, उसको मुखबिरी करते रहे उसके लिए, और चमचागिरी करते रहे। और हमारे जो अमर शहीद रहे, अमर शहीद देशभक्त क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जानें दी, जिन्होंने वो जेलों की यातनाएं सही, अंडमान निकोबार में जो काल कोठरी है, सेलुलर जेल है, उसकी यातनाएं सही, और उसमें कितने जो है वो शहीद हो गए, उनकी बदौलत जो है ये आज़ादी मिली है। तो ये तो मोदी जी आप भी जान लीजिए, आपके सिबत सलार भी जान लें, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम भी जान लें। तो ये जीएनपीसी के झांसे में और बीजेपी के झांसे में गदा मत आइए कि आज़ादी जो है इन कांग्रेसियों ने दिलाई है, नंबर 1। दूसरा, ये आपको जानना चाहिए मोदी जी कि अंग्रेज जो है वो देश छोड़ने को मजबूर क्यों होंगे। ये पिछले ही एपिसोड में बताया गया था कि वो सिर्फ जो है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के कारण, आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गए थे। ये भी अपना ज्ञान मोदी जी बढ़ा लीजिए और शुद्ध कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। और उसी आज़ाद हिंद फौज की 28,000 सैनिक जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए जो रंगून तक आ गए थे, नहीं यहाँ तक कोहिमा तक आ गए थे। कोहिमा मतलब जो जिसमें नागालैंड की राजधानी है। तो इनकी कुर्बानी शहादत से प्रेरित होकर के ब्रिटिश सेना की जो रॉयल इंडियन नेवी रेन, उसमें बगावत हुई और भी सेना के अंगों में बगावत हुई। तो ये यानी पिछले एपिसोड में बताया गया है और इसको पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी देख लीजिएगा। और ये बात जो है उस समय जिस समय सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी अगस्त 1947 में, तो उसमें जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली, उसने भी इस बात को कबूला है। तो विस्तार से जो है वो पिछले एपिसोड में बताया गया, पुनः बताने की जरूरत नहीं। और फिर आवश्यकता होगी तो फिर वो
फिर वो बताया जाएगा। तो अंग्रेज यहां से भागने को मजबूर हुए सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के कारण ही और इनके जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला जो कि 2 ही 3 दिन में फ्लॉप हो गया था, उसके कारण भी नहीं, वो एक गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी के लाठी वगैरह से भी नहीं, और सारे कांग्रेसी अपने घरों में आराम फरमा रहे थे, तो इन कांग्रेसियों की भी बदौलत नहीं। तो ये मोदी जी जान लीजिए कि अंग्रेज भागने को मजबूर हुए सिर्फ हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके आजाद हिंद फौज के कारण ही, इन कांग्रेसी चमचों के द्वारा नहीं। तो दूसरा तथ्य भी आप ठीक कर लीजिए और अपने सेवा सालारों से भी कह दीजिए कि वो भी इस संबंध में अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें। और तीसरी, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी नहीं मिली है। मोदी जी अपना ज्ञान दुरुस्त कर लीजिए और अपने सेवा सालारों को भी कह दीजिए कि वो अपना ज्ञान को दुरुस्त कर ले, ठीक कर ले। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी नहीं मिली, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण डोमिनियन स्टेटस के रूप में। आप अभिलेख देख लीजिए, जो नेशनल आर्काइव्स में जो अभिलेख रखा गया उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। तो वो तो झूठ बोलती है और आप भी झूठ बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस दिन जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि जब 1940 में कुछ पाकिस्तान की मांग करने वालों ने आवाज उठाई 1940 में पहली बार, तब से ये नाटक करने लगा मोहनदास करमचंद गांधी कि पाकिस्तान मेरे लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान जब बने तो उसके पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। ये नाटक उसका चलता रहा। और लेकिन यही शख्स है जिसने यानी कांग्रेस की कार्य समिति में भारत के बंटने का, भारत विभाजन का प्रस्ताव पास करवाया। यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और सिर्फ इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए। कांग्रेस के अंदर एक भी कांग्रेसी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के इस पक्ष में किसी भी कांग्रेसी का समर्थन नहीं था, किसी भी कांग्रेसी का। और मतलब कि जो प्रांतीय इकाइयां थी, प्रांतीय इकाइयों में से 15 में से 12 ने समर्थन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 2 या 1 सीता भी रमैया पट्टा भी रमैया को, और एक जो है 1 या 2 जेबी कृपलानी को। इस गांधी ने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उस जवाहरलाल नेहरू जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, उसको कांग्रेस अध्यक्ष वो बनाने के लिए, और ये भी मोदी महोदय आप जान लीजिए कि जब ये अंग्रेज मन बना लिया, अंग्रेजों ने मन बना लिया 1946 में कि अब वो भारत से विदा होना चाहते हैं, तो इस बात को इन दोनों गद्दारों ने, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने इसको सूंघ लिया। तभी से साजिश करने लगे कि सत्ता सिर्फ जो है, और उस साजिश में जो और इसी साजिश के तहत इस नेहरू ने माउंटबेटन को जो है अंतिम वायसराय, जो कि बाद में भारत का गवर्नर जनरल भी बनवाया। पाकिस्तान में तो जो जिन्ना थे तो वो तो
उन्होंने तो अंग्रेजों को घास नहीं डाली, वो खुद बन गए। पाकिस्तान में खुद जिन्ना साहब जो है गवर्नर जनरल बन गए। लेकिन यहाँ पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू फिर अंग्रेज को ही जो है वो अंग्रेज को ही यानी गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनवाया। बताइए, 100 वर्ष की आज़ादी की जंग के बाद जब अंग्रेजों को यहाँ से जाना हुआ तो फिर जो है माने 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वही जो है उसी को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर जनरल बनवाया। बना करके फिर एक इनडायरेक्टली जो है वो गुलामी थोपी इसने। तो इस स्तर का माने गद्दार था वो जवाहरलाल नेहरू। तो खैर, तो इन दोनों ने सूंघ लिया कि अंग्रेज अब जाने वाले हैं। तो उसमें यह था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा वही जो है अंतरिम मंत्रिमंडल का, इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनेगा। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब वो कांग्रेस के अध्यक्ष 6-7 साल से चल रहे थे, और जबकि कांग्रेस के नियम के अनुसार कोई भी अध्यक्ष जो है 1 साल के लिए था होता, इसलिए कि 47 के बाद तो ये सब व्यस्त थे। उसमें जो आंदोलन था भारत छोड़ो वाला, जो नकली आंदोलन, और फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है को अंग्रेजों ने बुरी तरह कुचल दिया और 2-3 दिन में वो फ्लॉप भी हो गया। और इसके बाद कांग्रेसी लोग जो है हताश होकर के अपने घरों में जो है अपना आराम फरमाने लगे। तो किसी को फुर्सतें नहीं थी कि कौन अध्यक्ष बने या न बने। तो आराम से जो है 47 से लगातार जो है 7 सालों तक जो है मौलाना आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन जब इन दोनों को पता चला कि अंग्रेज जाने वाले हैं और सत्ता का हस्तांतरण होगा, सत्ता आएगी, और वो सत्ता सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही सौंपनी है, तो फटाफट जो है कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में यानी ये दोनों लग गए। यानी मतलब कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ही कांग्रेस अध्यक्ष वो बनवाने में यानी ये दोनों लग गए। तो सबसे पहले क्या किया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने? देखिए, बार बार मैं गद्दार कहता हूँ, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने भी देशभक्त लोग होंगे इस देश में, वो इस मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी से अवगत होंगे, अवश्य इसको समझते होंगे। बल्कि मैं जितनी बार कह रहा हूँ, शायद वो उससे भी ज्यादा इसको गद्दार मानते होंगे। तो इस तथ्य को हर एक जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय अवाम इसको अच्छी तरह से समझे, और गद्दार बार बार कहा जाएगा, और गद्दार के रूप में ही जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझाया जाएगा। अब तक तो इन्हीं गद्दारों की जो है महिमा मंडन, हर जगह मूर्ति, हर जगह इनका वो, तो असलियत तो देश जाने। तो क्या है कि तो इस जो गद्दार था मोहनदास करमचंद गांधी, और इसलिए कि इसके हर हरकत देश के खिलाफ गद्दारी की, बताइए, तुरंत जो है वो इस्तीफा दिलवाया इनसे। ये मोहनदास करमचंद गांधी जो अबुल कलाम आजाद से इस्तीफा तुरंत दिलवाया। अब तक उसको इस्तीफा दिलाने की जल्दी नहीं थी, 7 साल तक तो चलते रहे। लेकिन जो ही पता चला कि इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर या अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, तो तुरंत जो है वो मौलाना आजाद से वो इस्तीफा दिलवाया। कौन? ये गद्दार, ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और मौलाना आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मौलाना आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि ये उन पर दबाव भी डाल रहा था कि वो सार्वजनिक रूप से
घोषणा करके एक नेहरू के पक्ष में माहौल बनाया कि हमने नेहरू के पक्ष में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बस सिर्फ इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो कांग्रेस का संविधान था, उस संविधान में यह था कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रांतीय इकाइयां, प्रोविंशियल यूनिट्स, वो प्रस्तावित करते थे। ये उसका संविधान था कांग्रेस का। तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार वो 15 प्रांतीय इकाइयों में से 12 इकाइयों ने समर्थन किया था सरदार पटेल को, और जो 3 बची थी, 1 या 2 जो है सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया, और 1 या 2 जो है वो जेबी कृपलानी को। तो जब ये पता चला तो अब वो वही प्रस्ताव जो है उसकी जो कार्य समिति में वो रखा गया, और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें, मोदी जी आप भी जान लीजिए कि ये जो कांग्रेस की कार्यवाही को कंट्रोल कर रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, उस वक्त यह कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। ये पता नहीं किस हैसियत से वो कंट्रोल कर रहा था। तो उस कार्य समिति में जब ये प्रस्ताव आए, 12 जो है वो जो सरदार पटेल के पक्ष में और 3 के विषय में अभी बताया गया है। तो ये देख करके उस कार्य समिति में ये कहता है गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, और इसके पहले वो साजिश सब क्या कर दिए थे कि एक लिखा है ऑलरेडी प्रिंटेड एक प्रो फार्मा टाइप का कि मैं नेहरू के पक्ष में इस्तीफा देता हूं। तो एक बन गया जो है वो। तो ये 3 प्रिंटेड फार्म यानी प्रो फार्मा टाइप का कि बना हुआ था कि मैं नेहरू के पक्ष में इस्तीफा देता हूं, इस टाइप से। तो 3 बने थे, एक जो है वो सरदार पटेल की ओर से, एक जो है सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया की ओर से, और एक जो है वो जेबी कृपलानी की ओर से। तो जब ये तीनों जब ये जो प्रस्ताव आया था, यानी 12 जिसमें कि 12 इकाइयां सरदार पटेल के पक्ष में वो समर्थन दी थी और प्रस्तावित की थी, तब ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार नेहरू की ओर इशारा करके पूछता है कि क्यों पंडित जी, आपके समर्थन में तो कोई नहीं है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ये नहीं कहता है कि भाई हाँ जिसके समर्थन में आया है उसको बनाइए, ये चुप रहा। ये जब इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इशारा करके इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्यों पंडित जी आपके समर्थन में तो कोई नहीं है, तब ये चुप रहा। तब वही प्रिंटेड वाला फॉर्म जो है, जो कि पहले से इसने करवाया था इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, वो बढ़ाता गया। सबसे पहले जेबी कृपलानी से वो साइन ले लिया, फिर इसके बाद सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया से ले लिया, और फिर जो है ये बढ़ाया उनकी ओर, सरदार पटेल की ओर। तो सरदार पटेल जो है वो पहले माने इसके लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत देखा होगा। इसके बाद उसको देख करके और फिर सरदार पटेल गांधी को देख करके फिर उन्होंने भी दस्तखत कर दिया। ये सरदार पटेल की सबसे बड़ी भूल थी। मोदी महोदय जान लीजिए, आप उसको वो कहलवाते हैं ना आयरन मैन। किस बात क्या आयरन मैन? जो इन गद्दारों के आगे झुक जाए वो आयरन मैन होगा। और उस झुकने का दुष्परिणाम क्या हुआ पता है?
जब नेहरू ऐसा गद्दार इस देश पर बैठा, इसने जो है देश को तहस नहस कर दिया। इस गद्दार नेहरू ने, आपको पता है कि नहीं मोदी महोदय, इस नेहरू ने अपने देश में एक धोखेबाजी वाला नारा लगवाया, हिंदी चीनी भाई भाई वाला, और उसी के दौरान इसने दुश्मन चीन की सेना घुसवाई जो है नेफा में, जो कि इसमें हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश है। आज जब ये मामला उठा तो तब फिर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू झूठ बोला कि हमने चीनी नेताओं से कह दिया है वो चीनी सेना हट जाएगी, और वो चीनी सेना हटी नहीं, वो हटी नहीं, और वहीं पर कब्जा वो जमाए बैठी थी, और वहीं पर कुछ जो है कॉलोनी टाइप का इस तरह से कॉलोनी टाइप का कुछ आधारभूत ढांचा उसने बना दिया, और जो कि नासा वगैरह नासा की सैटेलाइट वगैरह पिक्चर लेकर के, उसको फोटो लेकर के काफी सर्कुलेट किया दुनिया में। और उसी को ये गद्दार राहुल गांधी कहता है कि मोदी ने चीनी सेना घुसवा दी। उसको ये बीजेपी वाले कितने गद्दार हैं कि उस गद्दार राहुल गांधी को ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे बाप के नाना का है, मोदी जी का नहीं है। यही तो दुखड़ा है कि एक तो सब इतने बड़े अभिशाप हैं जीएनपीसी वाले, और जीएनपीसी के सारे पापों को धुल करके ये बीजेपी वाले मोदी जो है इस तरह से करते हैं कि लगता है कि इसने कुछ गलती किया ही नहीं है। इस जवाहरलाल नेहरू के ही कारण जो है 1959 में, यानी 1962 के 3 साल पहले ही, जब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ये लगवाया गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और किसकी उपस्थिति में, वो चीन से बुलाया था, चीन का प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को। तो इधर जो है धोखेबाजी वाला वो नारा ये लगवा रहा है गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और उधर जो है चीन की सेना को घुसवा भी रहा, और चीन की सेना हटी भी नहीं, जो कि इसने झूठ भी बोला। वहीं पर इन सबों ने आज की तारीख में या इसी के आसपास इन सबों ने वो कॉलोनी वाला जो आबादी बस्ती है उसका जो है आधारभूत ढांचा बन गया, उसी को गद्दार राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी ने घुसा दिया। तो इन गद्दारों के आगे ये बीजेपी वाले इतना मॉरली, इतना नैतिक रूप से हीन रहते हैं, इतने दीन दिखते हैं, इतना मनोबल इनका गिरा रहता है कि ताकि देश यकीन करे कि जो गद्दार राहुल गांधी कर रहा है वो बात सही है। इस प्रकार से ये बचाते हैं इसको। तो खैर, तो ये सरदार पटेल महोदय जो है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे झुक करके इतना बड़ा अपराध किया कि जो है जो उसकी साजिश थी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, उस जवाहरलाल नेहरू के जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। आप भारतीय भाई बन जानते हैं, इसके बाद जो है उसने कई बार इंटरव्यू हुआ इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। लोग काफी आश्चर्य करने लगे भाई कि आखिर इसने, सरदार पटेल जो है काफी लोकप्रिय थे, देश में भी थे और कांग्रेस में भी थे, और कांग्रेस ने इसको दिखा भी दिया था कि भाई काफी लोग इसके पक्ष में थे। फिर भी इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को क्यों बनाया कि इसने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री के पद पर एक अंग्रेज चाहिए। वास्तव में इसी को तो कहते हैं, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ये अंग्रेजों का दलाल था। उसी दलाली का ही ये परिणाम है कि उसी इंग्लैंड के ही इशारे पर इसने सरदार पटेल के पक्ष में जिसके पक्ष में कांग्रेस थी उसको हटा करके इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू को भारत के ऊपर थोपा, और देश ने देखा होगा। तो ये सारी बात मोदी जी आप जानिए इस बात को, देश से छुपाइए मत। और देश बहुत महान होता है और देश का इतिहास भी महान होता है।
कल का इतिहास आपको कल आने वाला इतिहास आपके इस गद्दारी गद्दारी की करतूतों को अकाउंट फाइल करेगा, हिसाब उसका लेगा कि आप क्यों जो है इतनी खतरनाक गद्दार जेएनपीसी और उसके इतने खतरनाक गद्दार जवाहरलाल नेहरू और इतने गद्दार जो है वो यानी मोहनदास करमचंद गांधी को आप जो है उसको बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं आप। ये देश विभाजन की जो त्रासदी है बहुत लंबी दास्तान है भारतीय भाई बहनों, बहुत लंबी दास्तान है। होता क्या है, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। एक तो ये झूठ फैलाया है यहाँ, जो झूठ सब बोल रहे थे कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमने आज़ादी लड़े। इन सबों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अंग्रेजों के शुद्धता ये मुखबिर दलाल थे। और जो है जो आज़ादी मिली भी है तो हमारे जो अमर शहीद जिनका नाम मैंने बताया है कि चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस इत्यादि के लोगों से, और सबसे ऊपर हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके आजादी फौज की बदौलत ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से इसको दिमाग में बिठा ले, तो उनकी बदौलत से ये अंग्रेज भागे हैं। और 15 अगस्त जो है वो आज़ादी का दिवस है भी नहीं। ये तीनों चीजें झूठी हैं और वो इस जेएनपीसी के झूठ पर ये बीजेपी वाले उसी गद्दारी का ये मुल्लमा जो है चढ़ा रहे हैं। और हमारे देश की आज़ादी का जो वास्तविक आज़ादी का जो दिवस है, जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को की थी, वही हमारा वास्तविक आज़ादी का दिवस है। 15 अगस्त नहीं है। 15 अगस्त जो है सरकारी अभिलेख के अनुसार वो सत्ता का हस्तांतरण किसको, डोमिनियन स्टेटस भारत को, आज़ादी नहीं है वो। और वास्तविक रूप में तो अपने ये जब सर्वाधिक ऐतिहासिक त्रासदी का है। देश बंटना, पाकिस्तान बनना, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान जाना, और वो जान लेने वाला कोई बाहरी नहीं, आपस में कट मर करके, और वो यानी घृणा से भरी हुई वैमनस्यता के कारण आपस में मार काट। बताइए कभी किसी ने वो कल्पना की थी? और ये सारी बातें भाई जब देश बटेगा, और इन सबों की सत्ता हथियाने की इतनी बड़ी जल्दी थी कि यानी भारत और पाकिस्तान में बंटवारे बंटवारा कराने वाला, मतलब कि जो रेखा खींचने वाला, बंटवारे की रेखा खींचने वाला वो था, यानी रेडक्लिफ था, उसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने अपनी किताब में लिखा है कि ये इन दोनों का, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का, गद्दार नेहरू का बहुत बड़ा दबाव था कि जल्दी से जल्दी वो मौके में नहीं गया, घर में बैठे बैठे वो खींच दिया लाइन। ये इसीलिए तो कई हमारे भारतीय भाई बहनों के आंगन से, जो उनके आंगन का एक हिस्सा पाकिस्तान में, एक हिस्सा भारत में, इतनी जल्दी थी सत्ता हथियाने की। वो तो लिखा है उसने, रेडक्लिफ ने लिखा हुआ। ये सारे तथ्यों को ये गद्दार जेएनपीसी जो है झूठ और अफवाह के बल पर जो है छिपाई हुई है। और एक गलत वो तस्वीर पेश की है, 15 अगस्त आज़ादी का दिवस है, हमने आज़ादी दिलाई, सब झूठा। और मोदी महोदय भी जानते होंगे, और न जानते हो न जानते हो तो जान लीजिए और वैसा बताइए। तो आज़ादी की लड़ाई ना तो कांग्रेस ने लड़ी है, और ना तो 15 अगस्त को आज़ादी मिली है, और ना तो अंग्रेज जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की लाठी वगैरह से, लाठी के डर से वो भागे हैं।
ये तथ्य हमारे सभी भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें। तो ये बात, और ये मोदी महोदय पता नहीं क्या क्या सुना गए उसको कि अब 6,000 सिखों का वो यानी नरसंहार नहीं होता, माने यदि कांग्रेस नहीं होती। मोदी महोदय क्या धोखा दे रहे हैं देश को। प्रधानमंत्री आप हैं ना 8 साल से। हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो कत्ल गारत हुआ है, जो सरेआम कत्ल हुआ है, आप 8 साल बीत गए, प्रधानमंत्री आए तो किसको कह रहे हैं? आपने जांच क्यों नहीं अपने बिठाई? सिर्फ धोखा देना, झूठ बोलना। प्रधानमंत्री आप हैं और किसको कह रहे हैं कि वो सिखों का कत्ल हुआ? अरे तुम इतने झूठे हो। अरे भाई तुमको जो है 8 साल बीत गया, वो जो है जांच कमीशन वो बिठाते, वास्तविकता सामने आती। सिवाय जो है झूठी झूठी बातों को बोल करके जो है सिवाय वोट बटोरना। तो और मोदी महोदय अपना यानी वो भी ज्ञान अब ठीक कर लीजिए। सिर्फ हमारे सिख भारतीय भाई बहनों का ही नहीं, जब ये गांधी की हत्या हुई, और उस हत्या में मैं साफ कह दे रहा हूं आपको भी और देशवासी जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उनको भी बता रहा हूं कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू भी शामिल था। मैं साफ कह दे रहा हूं, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी शामिल था। इसलिए और 2-3 प्रमाण आप सुन लीजिए कि उस हत्या के जो 30 जनवरी 1948 को जो उसकी हत्या हुई थी, उसके पहले 2-3 बार 3-4 बार जो है उस पर आक्रमण हो चुका था। इतना वो घृणित बन चुका था वो कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है पर उसकी लोकप्रियता इतनी घट गई थी कि अब उस पर आक्रमण भी होने लगे थे। तो प्रधानमंत्री के रूप में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जो हमेशा बापू 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 बोला करता था, तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए इसने इंतजाम क्यों नहीं किया? ये सवाल भारतीय जनता दल हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से, सभी अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से इस गद्दार जेएनपीसी पूछती है कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का बिल्कुल उसका फॉलोअर शिष्य था और उसका चेला था, और हर वक्त बाबू 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 बोला करता था। 3-4 आक्रमण होने के बाद भी उनको सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे, और मोदी जी आप भी समझ लीजिए कि ये सब जो है सिर्फ गद्दार ही नहीं है, ये शातिर किस्म के अपराधी भी हैं। अपराधियों का नमूना आप फिल्म वगैरह में आप देखिए। क्या होता है कि मान लीजिए एक गैंग में यानी बहुत बड़ा माने बहुत बड़े वो प्रभावशाली है, कोई अपराधियों का गैंग है, बहुत वो प्रभावशाली है उसमें, और फिर किसी के बूते वो टॉप पर पहुंच जाता है, किसी अपने साथी के बूते, तो वो यानी वो मुकाम हासिल करते ही वो जो है उस गैंग का जो दादा है वो तुरंत यानी जिस अपने साथी के बदौलत जो है उस टॉप पर पहुंचा है, तुरंत उसको समाप्त कर देता है। क्यों? कि वो कभी भी उस जो दादा बन गया है उसके लिए खतरनाक बन सकता है, या कभी भी वो मुंह खोल सकता है। तो हर तरह से जो अपने मुकाम पर पहुंच करके उस गैंग का दादा बन गया, उसके लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए हर वक्त उस फिराक में रहता है वो दादा कि इसको अब रास्ते से हटाना है। ठीक वही चीज
जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के साथ थी कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के ही बदौलत वो प्रधानमंत्री बना, और प्रधानमंत्री बनते ही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अपने रास्ते से हटाए। कि जो अभी बताया गया है कि वो किसी भी रूप में गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए खतरा बन सकता था, या तो मुंह यानी खोल सकता था, या अन्य रूपों में भी वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए खतरा बन सकता था। तो इसीलिए गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी पर 3-4 आक्रमण होने के बाद भी, जबकि गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है भारत का प्रधानमंत्री था, उसने इनको सुरक्षा नहीं दिलवाई जानबूझ करके। इस तथ्य को, इस हकीकत को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम बहुत गौर से अच्छी तरह से जान ले। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी सभी आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से, बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत गौर से समझ ले कि प्रधानमंत्री के रूप में वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हर वक्त उसकी चाटुकारिता में जैसे भी हो, या उसके चेले के रूप में जब भी हो, हमेशा बाबू बाबू कहता था, उसने सुरक्षा प्रदान नहीं करवाई किसी स्थिति में, जबकि उसके ऊपर 3-4 बार आक्रमण हो चुका था। वो सिर्फ इसलिए कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को नहीं, क्योंकि गद्दार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री का पद हथियाने के बाद, या प्रधानमंत्री पद की हवस जो है वो पूरा करने के बाद, प्रधानमंत्री पद के हथियाने की हवस पूरा करने के बाद, अब इसको जो है रास्ते से हटाना जो है, अब गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को अपने रास्ते से हटाना ही इसका एक मुख्य मकसद रह गया था। तो इसीलिए जो है उसने सुरक्षा जो है वो प्रदान नहीं करवाई, और गोडसे भी निश्चित रूप से वो जो है जवाहरलाल नेहरू का ही आदमी था। लेकिन यहाँ पर फिर ये गद्दार किस्म की जो है ये आरएसएस ने फिर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए गोडसे को भेज दिया, और पूरा ट्रेंड करके भेजा कि तुमको कुछ और नहीं करना है, बस तुमको एक रट मारना है कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और उस रट को जस्टिफाई करने के लिए उसने एक किताब भी लिख डाली कि मैंने गांधी को क्यों मारा। इस साजिश को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझे इसको। तो आरएसएस इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी और गद्दार राजीव गांधी को बचाने की बहुत बड़ी सफाई से ये गद्दारी करती है, ये आरएसएस बचाने की। इसको भी देशवासियों को जानना चाहिए। और जितनी गद्दारी आरएसएस करती है, उतने ही हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितने भी नेता प्रवक्ता हैं, वो भी उसी आरएसएस की ही तरह इस पूरे यानी जीएनपीसी नेहरू परिवार की गद्दारियों को छिपाते हैं। कोई भी इतिहासकार हो, चाहे वो इरफान हबीब हो, चाहे नूरुल इस्लाम हो, चाहे कोई भी हो, सब जो है इस नेहरू परिवार की गद्दारियों को छिपाने वाले। और जितने भी नेता प्रवक्ता आते हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी से पूछिए, एक शब्द भी नहीं बोलेगा जो है इस नेहरू की गद्दारियों के विषय में। एक शब्द भी ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोलेगा इंदिरा गांधी की गद्दारियों के विषय में। एक शब्द नहीं बोलेगा ये जो है राजीव गांधी की गद्दारियों के विषय में। और वो कौन गद्दारी? देश के खिलाफ। तो मैंने इतने लोग हैं इस गद्दार जीएनपीसी के रक्षक। समस्या यही है। और झूठ और अफवाह तो रक्षक हो ही गई है।
तो जो भारतीय जनता दल की जो चिंता है कि इन जो पार्टियों का इलाज किसी भी संस्था के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितनी इस देश की शत्रु है, एनपीसी कितनी इस देश की शत्रु है, वामदल वाले कितने शत्रु हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए और या इनका जो है वो इनका न्यायोचित इलाज करने के लिए कोई संस्था है नहीं अपने देश में। न कोई कोर्ट, न कोई हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट, न चुनाव आयोग, कोई भी नहीं। सिर्फ इलाज है तो सिर्फ अपनी आदरणीय भारतीय आवाम के पास, लेकिन वो भी कितना भ्रमित है। जिस तरह से वो राहुल गांधी की सभाओं में उसके इर्द गिर्द चमचागिरी है, यह देख करके बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा गद्दार है और फिर भी लोग इसकी जो है वो चमचागिरी में है। उसी को देखा देखिए जो है ये खड़ा हो गया है। अखिलेश, कुछ भी करो, गुंडागर्दी फैलाओ, दादागिरी फैलाओ, माफियागिरी फैलाओ, झूठ बोलो, बस झूठ और अफवाह बोलते रहो। अब इसके समर्थन में मैं बता रहा हूं कि कल जो है वो अमित देवगन जो है न्यूज़ 18 इंडिया में एक प्रोग्राम कर रहा था। तो समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता था, कोई खान करके, उसका नाम याद नहीं पड़ रहा, अक्सर वो टीवी चैनलों पर आता रहता है। और उसी में एक रिजवान अहमद जो है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। वो ओरिजिनली वो रहने वाले मेरठ के हैं। रिजवान अहमद ने यही कहा कि भाई योगी महोदय के विरोध में तमाम मुद्दे हैं, आप घेर सकते हैं उसमें। और वो झूठ बोला था कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। जो गुंडागर्दी जो फैलाने वाला है, जो माफिया राज फैलाने वाला है, जो दाताओं का राज फैलाने वाला है, जो लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने वाला है, उसके मुंह से निकल रहा था कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। ये वैसे ही जैसे कि ये गद्दार राहुल गांधी ये मोदी जी को कह रहा था कि ये मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, और मोदी जी उसके इस आरोप को स्वीकार कर रहे थे ताकि जो कर रहा है वो सही है। ये किस तरह से बचाते हैं उसको। तो उसी प्रकार वो जिस प्रकार जो है राहुल गांधी मोदी को चोर है जो है कह रहा था, मोदी जी बीजेपी वाले पूरा उसको जो है माने अपरेंटली स्वीकारते थे। यही तो विचित्र गाथा है कि गद्दारों को बचाने के लिए क्या क्या साजिशें करती है ये बीजेपी। अरे आम आदमी को बर्दाश्त नहीं होता है जिस तरह की साजिश ये बीजेपी करती है एनपीसी वालों को बचाने के लिए। अब बताइए, अब इससे अधिक क्या रह गया कि मोदी के मुंह पर जो है वो तमाचा मार रहा है गद्दारी का कि भारत राष्ट्रीय नहीं है। फिर भी ये मोदी महोदय, इसीलिए तो भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि ये मोदी महोदय सबसे बड़े गद्दार हैं इस देश के इस समय, इन सारे गद्दारों को की रक्षा करने वाले। तो बात चल रही थी कि मोदी महोदय बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये हमारे 6000 सिखों को कभी भी ये भारतीय भाई बहन नहीं बोलते हैं। ये भी तो रोना है। मोदी महोदय न खुद को अपने को भारतीय मानते हैं, न खुद जो है वो अपने देशवासियों को 125 करोड़ अपने देशवासियों को भारतीय भाई बहन मानते हैं। ये प्रधानमंत्री पद की जो पात्रता है कि उस पद पर वही बैठेगा जो भारतीय होगा और जो भारतीय संविधान का सम्मान करेगा। भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग, और ये मोदी महोदय न अपने को भारतीय मानते हैं और न देशवासियों को भारतीय भाई बहन मानते हैं। इतने संविधान विरोधी हैं। देश के गद्दारों को तो बचा ही रहे हैं। देश के खतरनाक दुश्मनों गद्दारों को बचा करके ये भारत के खिलाफ दुश्मनी भी कर रहे हैं और गद्दारी भी कर रहे हैं, वो तो अलग है। लेकिन ये संवैधानिक उस संवैधानिक पद पर बैठने की भी पात्रता ये खुद ही है।
संविधान विरोधी वो हरकत के कारण। तो ये जो है, तो मोदी महोदय ये भी, जबकि आपको कहने का क्या अधिकार बनता है? प्रधानमंत्री आप हैं, जनता ने आपको चुन करके प्रधानमंत्री बनाया है कि भाई इस अवाम पर जो अत्याचार हुए हैं, और खास करके इस जीएनपीसी ने जो इसने 1984 में जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर का जो कत्लेआम सरेआम करवाया, तो कम से कम आप जो है जांच जो है वो जांच आयोग बिठाते, जांच होती। कम से कम देश के लोग जानते हैं, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कब से आस लगी है कि कोई तो आए, जांच करवाए और ये बेनकाब हो। लेकिन आप कहते भर हैं वोट के लिए। कितने धोखेबाज हैं आप अपनी आवाम के लिए। तो मोदी महोदय ये भी जान लीजिए कि जो अभी बताया जा रहा था कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में गद्दार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में वो भी शामिल था। वो तो जो है ये जो गद्दार किस्म की है ये आरएसएस जो है, वो बचाने के लिए गोडसे को पूरा सिखा पढ़ा करके ट्रेंड करके भेजी कि तुमको कुछ और नहीं करना है, तुमको बस इसी की रट लगानी है कि हमने गांधी को मारा, और अपनी बात को उचित ठहराने के लिए, अपनी बात को एम्फसाइज करने के लिए और उस पर बल देने के लिए उसने एक किताब भी लिख डाली कि हमने गांधी को क्यों मारा। तो उस गांधी की, उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसकी हत्या में खुद ये नेहरू शामिल था, गद्दार नेहरू शामिल था, यानी वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में, पुणे में, महाराष्ट्र के कई भागों में, खास करके पुणे में, और यहाँ तक कि कुछ जो है यानी जो उसका एडजॉइनिंग स्टेट है ये मध्य प्रदेश में, 5000 ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की हत्या जो है इन कांग्रेसों ने करवाई, और उसके सारे रिकॉर्ड को गायब कर दिया। ये इतने शातिर किस्म के आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि जो शातिर किस्म का जो आपराधिक गैंग होता है ना, वो अपराध भी करता है और सारे सबूत भी मिटा देता है। तो उस स्तर के हैं ये जेएनपीसी वाले। इस देश के सबसे बड़े सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार भी हैं। अब बड़ी दुश्मनी की है जो है वो यानी इस देश के खिलाफ, और देश को लूटा भी है। और देश में ये थोड़ा सा बोल दिया इसने, मोदी ने, कि क्षेत्रवाद, जातिवाद। अरे जितने भी बात हो सकते हैं, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा के आधार पर, तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रांत ही बनवा दिया, उससे और विखंडन हो गया देश का। तो भाषागत जो है जो प्रांत बने हैं, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद, तमाम जहरवाद हैं। इन जहरवादों के द्वारा इस जीएनपीसी ने हमारे जो हमारा देश है, या जिसको बोलते हैं माने इंडियन या भारतीय बॉडी पॉलिटिक, जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, इसको इसने बांट के तार किया हुआ है। और ये मोदी जी उसको ढकने के लिए बस ये विभाजनकारी, ऐसे थोड़ी। तो इसीलिए तो अब भारतीय जनता दल के पास अब इससे अधिक कोई शब्द ही नहीं मिलता है। तो अपने भारतीय बॉडी पॉलिटिक या इंडियन जो है बॉडी पॉलिटिक को इसने तार किया हुआ है, इस गद्दार जीएनपीसी ने। और हमारे आम भारतीय भाई बहनों, गरीब भारतीय भाई बहन, जिसको हमसे कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे, गरीबों के साथ क्या जुल्म किया है यह देश जानता है, और देश इसको देखता है। तो
तो हमारे गरीब और मजलूम भारतीय भाई बहनों को, आम भारतीय भाई बहनों को वो नरक की जिंदगी दिया है, दोजख वाली जिंदगी दिया है। और मैंने इतनी दोजख वाली जिंदगी जो कि अंग्रेजों की गुलामी के वक्त भी नहीं मिली थी। और तो और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो आरएसएस के झूठे प्रचार के कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात बोल करके जो हमारे ये जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उस भ्रम के शिकार हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ी सी ये विशेषता भी है और बहुत ये दुखड़ा भी है। ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सबसे पहले और सबसे अधिक जीएनपीसी के दुष्प्रचार और जीएनपीसी के झूठ और अफवाह का शिकार बनते। तो आरएसएस वाले ने बोल दिया, मोहन भागवत जैसे लोगों ने कि हिंदू राष्ट्र, तो वहां भी बैठे हुए हैं मुल्ले के और कट बोले, हाँ भाई वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, नहीं बना तो बना देंगे। तो फिर ये एनपीसी वाले सब आए, हाँ भाई ये जो बीजेपी वाले हैं, जो आरएसएस वाले हैं, मैंने ये हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो बना देंगे, लेकिन हम उसको बनने नहीं देंगे। इसलिए मेरे पास आओ, मेरी झोली में गिरो, मेरा जो है वो वोट बैंक बनो। तो हमारे इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का उस आरएसएस के कारण, जो कि आरएसएस मिली भगत है, उससे आरएसएस की इस जेएनपीसी से आंतरिक खाने में मिली भगत है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई कि ये जो आरएसएस है वो जेएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, कैटफा है, बहुत दुखड़ा है। भारतीय भाई बहनों, हम क्या बताएं, बड़े विकट स्थिति में ये अपना देश वो फंसा हुआ है, बहुत विकट स्थिति में। इस जेएनपीसी की रक्षा करने वाले कौन कौन है, उन्हीं को हम बता रहे हैं। एक तो उसने खुद अपनी फौज खड़ी कर रखी है, यानी चाटुकार जो है वो इतिहासकारों का गिरोह, चाटुकार पत्रकारों का गिरोह, चाटुकार जो है वो मीडिया का गिरोह, चाटुकार जो है वो जो है बौद्धिक वर्ग का गिरोह। इसके द्वारा यानी एनपीसी और खास करके गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के पापों को ढकना और झूठी महिमा मन्नत का पूरा एक जो है पूरा वातावरण, वो भी मेस्मराइज्ड, यानी एक जो है वो साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशनल, पूरा भारतीय जनमानस में, स्कूली बच्चों में, हर जगह पूरा ठूसा हुआ है झूठ और अफवाह के द्वारा कि आजादी दिलाई, ये किया, वो किया। ये गद्दार जो है वो देश का अभिशाप रहा है। और आज पता चला कि ये जो बीजेपी है, उस गद्दार नेहरू की कोख से जन्मी है। जो जनसंघ के स्थापक कौन थे? जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो खुद जो है नेहरू मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। तो जनसंघ जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की कोख से जन्मी है, और उसी का नमक जो है वो अदा करती है, ये वो रक्षा करने में। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कभी और कभी जो है वो, और इस समय जो है श्री मोदी जी के द्वारा इस जेएनपीसी को बचाना, रक्षा करना, और इसके सारे पापों को धुलना और इसके आगे घुटने टेकना, ये इसकी असलियत है बीजेपी की। फिर से मैं कह दे रहा हूं, बीजेपी का जो उद्भव है, जो उद्गम स्थान है, जो उसका जन्म हुआ है, वह गद्दार जवाहरलाल नेहरू की कोख से हुआ है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे। तो उसी के नमक फर्ज अदायगी, ये जनसंघ हो चाहे बीजेपी हो, और में
जो जो अटल बिहारी वाजपेयी था ना, वो इतनी गद्दार, वो इंदिरा को दुर्गा बोलता था। राजीव गांधी जो फंसा हुआ था यानी बोफोर्स में, तो वो जो है जो किंग पिन था यानी बोफोर्स कांड का, कोत्रोची अर्जेंटीना में था 6 साल तक, ये प्राइम मिनिस्टर था ये अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन उस कोत्रोची को भारत लाया नहीं, सिर्फ जो है गद्दार राजीव गांधी को बचाने के लिए। ये खुद राहुल नशीली दवाओं की तस्करी, ड्रग स्मगलिंग में बोस्टन शहर है ये जिसमें अमेरिका में पकड़ा गया था। तो फिर ये वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए उसको बचाया था। तो जेएनपीसी की रक्षा करने का जो है ये जनसंघ हो चाहे बीजेपी का रिकॉर्ड है, कोई नई बात नहीं है। तो यह भी जेएनपीसी की तरह वो देश के लिए अभिशाप है। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, संक्षेप में जान लीजिए, देखिए इनके करतूत तो आती रहेगी और हम इसको बेनकाब करते रहेंगे, लेकिन इनको नस्ल नाबूद करना है। यह आदेश हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है कि इन काले अंग्रेजों को नस्ल में नाबूद करना। और दुख इसी बात है कि अभी भी अखिलेश के चारों ओर लोग चक्कर लगाते हैं, इस गद्दार राहुल गांधी के वो चक्कर लगाते हैं। ये सब झूठ मूठ का जो है, इसका जो योगी है वो विकास को दिखाता है और नफरत को बेचता है। इनकी जरूरत नहीं है इस देश के लिए। इसलिए चुनाव जो है वो कल से शुरू हो रहा है। नोटा को मत भूलिए, नोटा वो भी 90% से कम नहीं। इसके लिए कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए, मन में ठानिए और करके दिखाइए। सिर्फ नोटा, और अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार करिए कि नोटा दबना चाहिए, 90% से कम नहीं। और भी चीजें बोली जाएंगी। ये सभी जो है इस अपने जो अपना प्यारा मुल्क है भारतवर्ष, उसके लिए भी, भारतीय समाज के लिए भी, हमारे आपके लिए सब अभिशाप हैं जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। इसलिए पुनः ये आग्रह है, निवेदन है कि हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे उत्तराखंड के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, हमारे मणिपुर के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, और हमारे गोवा के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, भारतीयता के आधार पर एक होकर के भारतीयता के माहौल को और उस जज्बे से, भारतीयता के जज्बे से ओतप्रोत होकर के और भारतीय मानसिकता के आधार पर इनको नस्ल में नाबूद करने के लिए नोटा 90% से कम नहीं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।